हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स या मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के बारे में। तो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट यही क्लियर करना पड़ेगा कि लिगेंड्स क्या होते हैं। तो लिगेंड्स जो होता है वो एक ऐसा कंपाउंड होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना जो है डोनेट करता है मेटल को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली लिगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी हम लिगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ जो लिगेंड हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा लिगेंड होने वाला है कार्बोनाइल ग्रुप यानी CO ग्रुप। अब जब मैं बात कर रहा हूँ CO ग्रुप की, तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये CO है क्या। क्या ये कार्बोनाइल है, क्या ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या ये कोबाल्ट है। तो तीनों में ही डिफरेंस देख लेते हैं। अगर CO है मतलब कैपिटल C कैपिटल O, तब इसको हम या तो कार्बोनाइल बोलेंगे या कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे। लेकिन अगर कैपिटल C और स्मॉल O है मतलब ये कोबाल्ट है। तो पहला डिफरेंस तो समझ में आ जाना चाहिए कि कोबाल्ट एक मेटल है और वो CO से बिल्कुल अलग है। तो एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि अगर C के साथ कैपिटल C और स्मॉल O है तो वो कोबाल्ट है। C के साथ अगर कैपिटल O और कैपिटल C है, इसका मतलब वो या तो कार्बोनाइल हो सकता है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है। तो अभी कार्बन मोनोऑक्साइड का जिक्र क्यों कर रहा हूँ मैं। बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक लिगेंड का काम करता है। तो कार्बोनाइल क्या करता है, कार्बोनाइल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करेगा। जैसे कीटोन एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा होता है जिसमें कि कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है इस तरह से। और कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। तो इस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा होता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रिपली बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ। और दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाला लिगेंड है, जबकि कार्बोनाइल ग्रुप है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला लिगेंड है। दोनों में बॉन्ड का डिफरेंस है। यहाँ जो कार्बोनाइल ग्रुप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो एसीटोन सॉरी कीटोन और एल्डिहाइड में काम आता है। जबकि यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जैसे ही लिगेंड के रूप में किसी मेटल से जुड़ता है तब हम इसको कार्बोनाइल बोल देते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इस कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जिसको हम यहाँ कार्बोनाइल भी बोलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर, जिसमें हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। ये एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स क्या होते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये एक स्पेशल टाइप की क्लास है लिगेंड्स की। जनरली हम जानते हैं जो लिगेंड होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और मेटल के साथ जुड़ते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, पर यहाँ टर्म यूज हो रही है पाई एक्सेप्टर लिगेंड, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो ये कब होगा और कैसे होगा, यही चीज जो है कार्बोनाइल ग्रुप यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को एक स्पेशल लिगेंड बनाती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स में वो खाली होते हैं। और जब ये खाली होते हैं तो ये कि जब किसी मेटल के साथ जुड़ते हैं, जनरली जो मेटल होते हैं वो डी ऑर्बिटल के मेटल होते हैं यानी डी ब्लॉक के मेटल होते हैं। तो जनरली जब ये मेटल से जुड़ते हैं तो ये मेटल के डी ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपने एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि ये जो डी ऑर्बिटल होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनकी एनर्जी होती है लो, और ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है इनकी एनर्जी होती है हाई। तब ऐसी सिचुएशन में ये
जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डी ऑर्बिटल की, वो इन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में चली जाती है और इस तरह से पाई एक्सेप्टर लिगेंड का फॉर्मेशन होता है। तब यहाँ पे जो लिगेंड है वो पाई या सिग्मा डोनर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रूप में तो काम करता ही है, लेकिन जब मेटल आयन से ये डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लेता है तब ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड का भी काम करता है। तो पाई एक्सेप्टेंस की ये जो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिगेंड द्वारा अपने ऑर्बिटल्स में फिल किया जाता है, अपने ऑर्बिटल्स में लिया जाता है, ये तभी होती है जब कोई मेटल से किसी कार्बोनाइल ग्रुप का या किसी ऐसे ग्रुप का फॉर्मेशन हो, बॉन्डिंग हो जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हो, जिसके पास पाई ऑर्बिटल होते हो। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना होती है जिसमें मेटल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है और इससे मेटल कॉम्प्लेक्सेस की कई नए एप्लीकेशंस और प्रॉपर्टीज जनरेट होती है, राइज होती है। ये जो पाई एक्सेप्टेंस है लिगेंड का, इसको पाई बैक डोनेशन, यानी अगर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल आयन तो उसको पाई बैक डोनेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ लिगेंड तो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन मेटल से इलेक्ट्रॉन वो रिसीव भी कर रहा है, जिससे बॉन्डिंग प्रॉपर्टी जो होती है लिगेंड की, जैसे कि बॉन्ड एनर्जी, उसमें कुछ वेरिएशन आता है। बॉन्ड एनर्जी में चेंज आने के कारण कई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के थ्रू इसको डिटेक्ट किया गया है कि बॉन्ड एनर्जी में चेंजेस आया है और इस वजह से चार्ज डोनेशन की जो इंटेंसिटी है मेटल की लिगेंड को, वो एस्टिमाइज यानी एस्टिमेट की गई है ताकि मेटल कॉम्प्लेक्स की कई सारी प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया जाए। यानी यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। उसी मेथड के थ्रू बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए। कुछ एग्जांपल्स है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के, जिसमें इथाइलिन, साइक्लिक पाई सिस्टम्स, साइक्लोपेंटाडाइन और कार्बोनाइल होते हैं। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये पाई एक्सेप्टर का काम करेंगे, पाई एक्सेप्टर लिगेंड का काम करेंगे। कौन कौन? इथाइलिन, साइक्लिक पाई सिस्टम, साइक्लोपेंटाडाइन और कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ जनरली हम कार्बोनाइल ग्रुप की बात करेंगे। पाई एक्सेप्टर लिगेंड या पाई एसिडिटी क्या होती है? तो यहाँ अगर एसिडिटी की बात कर रहे हैं तो मुझे आपको बताना पड़ेगा लुईस एसिड के बारे में। लुईस एसिड क्या होता है? आपने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो मैं नीचे एक वीडियो लिंक डाल रहा हूँ जिसमें एसिड बेस की डेफिनेशन दी हुई है, आप उसको जाके पढ़िए, वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो एसिड जो होते हैं वो अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन एक लुईस ने एक परिभाषा दी थी एसिड की कि एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है लिगेंड? लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है अपने पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जो कि डी ऑर्बिटल से ये गेन कर रहा है, यानी पाई एक्सेप्टर लिगेंड कर रहा है। तो जब ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड करा रहा है तब हम इसको पाई एसिडिटी भी बोलेंगे। ऐसे लिगेंड जो रहते हैं वो अपने पास एक वेकेंट ऑर्बिटल रखते हैं जिसको पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वेकेंट ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है, या एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी कहा जाता है मेटल का, जिसमें सिग्मा ऑर्बिटल्स होते हैं। जब भी मेटल के साथ डी बॉन्डिंग होती है, डी ऑर्बिटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको? एम्प्टी पाई ऑर्बिटल जो कि लिगेंड के होते हैं। लिगेंड के जो खाली पाई ऑर्बिटल्स हैं उनको अपने
डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कौन? मेटल डोनेट कर रहा है। किसको कर रहा है? लिगेंड को कर रहा है। और उनके पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं। तो इस तरह की बॉन्डिंग को कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। पाई बैक बॉन्डिंग इसको कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स का दूसरा नाम है पाई बैक बॉन्डिंग। पाई एसिडिटी तो है ही, पाई बैक बॉन्डिंग भी इसको कहते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिग्मा डोनर एटम हो रहा है, यानी मतलब सबसे पहले जो हमारा लीगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को। फिर दूसरे डायग्राम में आप देखो कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो लीगेंड को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ 2 पाई। तो इस तरह से ये कहला रहा है पाई एक्सेप्टर। इस तरह से ये कहला रहा है पाई एक्सेप्टर, पाई एसिडिटी या पाई बैक बॉन्डिंग इसको हम बोलेंगे। पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो होते हैं, पाई एसिडिटी जो होती है, ये तो मैंने आपको बताया। तो इसमें ओरिजिनल मेटल डी ऑर्बिटल जो होगा उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, और जो एक्सेप्टर पाई ऑर्बिटल होगा लिगेंड, उसकी एनर्जी होगी ज़्यादा। तो इसके वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे वो लोअर एनर्जी वाले होंगे डी ऑर्बिटल के, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो हायर एनर्जी वाले। तो लिगेंड जो रहेगा उसकी ये एबिलिटी होगी कि वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा मेटल से, जो कि मेटल के लो एम्प्टी लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में, और लिगेंड अपने पाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तब इसको हम बोलेंगे पाई एसिडिटी। और इस तरह के लिगेंड्स को कहा जाएगा पाई एक्सेप्टर लिगेंड या पाई एसिड्स, जिनको लुइस के हिसाब से पाई एसिड भी कह सकते हैं। पाई एसिड्स क्या होते हैं मैंने बताया अभी आपको। तो जो पाई एसिडिटी है कई प्रकार के लिगेंड्स की, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इंक्रीज होती जाएगी, यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी उनके पाई इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। इसीलिए कार्बोनाइल ग्रुप जो है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन है, इसी वजह से इसकी पाई इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से होगा क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने से जो वैकेंट पाई और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी डिक्रीज होगी, कम होगी, और वो डी ऑर्बिटल्स के को से इलेक्ट्रॉन लेने को सुटेबल बनाएगी, यानी उसकी एनर्जी डी ऑर्बिटल की एनर्जी के इक्वल जाने की कोशिश करेगी। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। पाई एक्सेप्टर या पाई एसिडिक लिगेंड जो होंगे वो दो तरह के बॉन्डिंग शो करेंगे मेटल डी ऑर्बिटल के साथ। पहली बॉन्डिंग रहेगी जो कि पाई 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, फिल्ड पाई 2pz, और दूसरा जो होगा वेकेंट पाई 2pz स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, इस स्ट्रक्चर में दो तरह की बॉन्डिंग आपको दिखाई गई है। ये है अपना लिगेंड, और ये लिगेंड जब जुड़ रहा है तो एक बॉन्डिंग ये हो गई सबस्ट्रेट के साथ, और एक ये एडिशन वाला हो गया। सबस्ट्रेट में आप देख सकते हो कि 2p स्टार में अभी इस तरह से है, जबकि एडिशन वाले में इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है, पाई 2pz का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस तरह से पाई एक्सेप्टर जो होते हैं, पाई एसिडिक लिगेंड जो होते हैं, वो दो तरह की बॉन्डिंग शो करते हैं, फिल्ड पाई 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वेकेंट पाई 2pz स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। तो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, जिसको बहुत समय से स्टडी किया जा रहा है। इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप, यानी जैसा मैंने बताया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, वो एक अनसैचुरेटेड लिगेंड के रूप में जुड़ा होता है।
तो यहाँ CO के बीच में मल्टीपल बॉन्ड रहेंगे। इस तरह का जो लिगेंड रहेगा वो डी पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखेगा, जिससे वो बैक बॉन्डिंग बनाएगा। अभी बैक बॉन्डिंग क्या होती है मैंने अभी आपको बताया, पाई बैक बॉन्डिंग। ये जो लिगेंड होते हैं पाई एक्सेप्टर होते हैं, इसी वजह से इनको हार्ड लिगेंड भी कहा जाता है। तो CO जो है एक हार्ड लिगेंड है। पाई एसिडिक होने के कारण, इनका नेचर पाई एसिडिक होने के कारण CO जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, ये आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जिसके पास डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग करने का सबसे बड़ा चांस होता है। वो यानी ये डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करने में रोल प्ले करते हैं। और इसका रीजन क्या है, पाई बैक डोनेशन इसका मेन रीजन है। एक मेटल कार्बोनाइल जब बॉन्डिंग होती है, इंटरेक्शन जब होता है, तब कार्बोनाइल और मेटल सिग्मा डोनेशन का काम करते हैं, और यहाँ मेटल जो है कार्बोनाइल को पाई बैक डोनेशन का भी काम करता है। यानी लिगेंड ने तो अपना सिग्मा डोनेट कर दिया, लेकिन मेटल यहाँ कर रहा है पाई डोनेट कर रहा है। बात समझ में आ गई। तब यहाँ पे अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट करें, मेनली IR का अगर यूज करें, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करें, तब हम यहाँ पे थ्योरेटिकल स्टडी कर सकते हैं कि जो मेटल से कार्बोनाइल ग्रुप का जो एक्सटेंट है वो पाई बैक डोनेशन की वजह से इक्वल हो जाता है, या फिर CO से जो मेटल का सिग्मा डोनेशन है उससे ज्यादा बढ़ जाता है मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस में। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बताता है कि लो वैलेंट ट्रांजिशन मेटल के सेक्टर जो होंगे वो मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यानी ऐसे मेटल जिनके पास लो वैलेंट ट्रांजिशन मेटल जो होंगे, जिनके पास लो वैलेंट इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी, वो ज्यादातर मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जैसे कि आयरन बनाता है। मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स के लिए फिर से ये डायग्राम आप देख सकते हो किस तरह से इसमें लोन पेयर, जो कार्बन का लोन पेयर है वो मेटल के साथ मिलके और बॉन्ड बना रहा है, और फिर मेटल जो है यानी यहाँ पे कार्बन के साथ मेटल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जबकि यहाँ जो है आप देखेंगे कि पाई स्टार का रोल यहाँ पे शुरू हो, पाई स्टार ऑर्बिटल, और मेटल जो है अब यहाँ मेटल डोनेट कर रहा है अपने लिए। तो इस तरह से पाई डोनेशन और सिग्मा डोनेशन को हम दिखा सकते हैं मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स में। इस डायग्राम में सिग्मा और पाई बॉन्डिंग मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स के बीच में दिखाई गई है। तो मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो पाई बैक डोनेशन को बियर करते हैं। इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड जो होता है उसकी डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, यानी नॉर्मल अगर मेटल कार्बन बॉन्ड देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे पाई बैक डोनेशन की वजह से मेटल कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, यानी सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाएगी। और यहाँ पे जो मेटल कार्बन से बाउंड होगा, नॉट नहीं, यहाँ पे जो मेटल रहेगा वो कार्बन से बाइंड होगा, ना कि ऑक्सीजन से, क्योंकि लिगेंड जो है वहाँ पे हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कार्बन के पास है, इसलिए कार्बन के साथ बॉन्डिंग होगी। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन के पास ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, लो है। और फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसका जो डायपोल मोमेंट है वो
लगभग 0 होता है। मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर की बात करें तो मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिनको IUPAC नेम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप से दिया जा सकता है। इनके कुछ रूल्स है। वो रूल्स क्या है? तो कंपाउंड का जो नाम है वो एक वर्ड में लिखा जाएगा, लेकिन अगर ये आयोनिक फॉर्म में है तब लीगेंड जो होंगे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अगर अंदर हैं तब इनको आयनिक स्पीसीज अगर इसके साथ अटैच है तब इनको इस तरह से लिखेंगे कि यदि एक केटायन अटैच है इसके साथ तब पहले केटायन का नाम लिखेंगे, फिर एनायन अगर अटैच है तो फिर एनायन का नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर बाकी का नाम लिखा जाएगा। इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर में लिगेंड का नाम सबसे पहले दिया जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। उसके बाद मेटल आयन का नाम दिया जाएगा, मेटल एटम का नाम दिया जाएगा। यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा लिगेंड्स हैं तो डाई ट्राई का यूज़ कर सकते हैं, प्रीफिक्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि नंबर ऑफ लिगेंड्स को बताएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगी मेटल की वो रोमन नंबर्स में लिखी जाएगी 1 2 3 4, जिसमें कि स्पेस बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो इस टेबल में हमने दिखाया किस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे। पहला जो हमारा कंपाउंड है वो है NiCO4। NiCO4 को अगर सिंपली कॉमन नेम देखा जाए तो इसका हो जाता है निकल टेट्रा कार्बोनाइल। ये 4 कार्बोनाइल जुड़े हुए हैं तो टेट्रा कार्बोनाइल। IUPAC नेम अगर लिखना है तो हम लिखेंगे टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। ऐसे FeCO5 आयरन पेंटा कार्बोनाइल कॉमन नेम हो जाएगा इसका, जबकि IUPAC नेम इसका हो जाएगा पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। MnCO6Cl कॉमन नेम तो है नहीं इसका, IUPAC नेम हो जाएगा इसका हेक्सा कार्बोनाइल मैग्नीज 1, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ मैग्नीज की 1 है, क्लोराइड। तो इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं मेटल कार्बोनाइल्स का। अब मेटल कार्बोनाइल्स का क्लासिफिकेशन। तो अगर मेटल कार्बोनाइल्स की बात करें तो मेटल कार्बोनाइल्स को कई तरह से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहला है लिगेंड्स के नेचर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड के नेचर के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनाइल। पहला जो है वो है होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनाइल। ऐसा मेटल कार्बोनाइल जो कि केवल कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल को लिगेंड के रूप में रखता है, होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनाइल कहलाता है। यानी यहाँ पे सिर्फ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ही लिगेंड के रूप में है तो ये क्या कहलाएगा? होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनाइल। जैसे एग्जांपल है NiCO4, FeCO5, CrCO6। यहाँ इन तीनों ही एग्जांपल्स में आप देख रहे हो कि लिगेंड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप ही है। हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनाइल का मतलब है कि मेटल कार्बोनाइल जो कि दूसरे लिगेंड भी रखेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तो रहेगा, साथ में दूसरे लिगेंड्स भी अगर उसमें रहेंगे तब इसको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनाइल। जैसे COH, CO4, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ कार्बोनाइल ग्रुप तो जुड़ा हुआ है, साथ में H भी जुड़ा हुआ है। ऐसे ही RH, CO2, Cl2, यहाँ Cl क्लोरीन भी जुड़ गया है। RH, CO, PPH3 फिनाइल फॉस्फेट भी इसके अंदर जुड़ गया है। PtCO2, Cl2। तो इन सारे एग्जांपल्स में आप देख रहे हो कि कार्बोनाइल के साथ दूसरा लिगेंड भी मौजूद है। तो अगर दूसरा लिगेंड भी इसके साथ मौजूद है तब हम इसको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनाइल। तो ये तो पहला आधार हो गया लिगेंड्स के नेचर के आधार पर। दूसरा हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ मेटल एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर कितने मेटल एटम्स प्रेजेंट है। हो सकता है कहीं एक हो सकता है कहीं दो भी हो। तो इसके आधार पर भी इसको क्लासिफाई किया गया है। इसमें पहला आता है मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, यानी जहाँ पे सिंपल एक ही मेटल कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होगा। तो ऐसे मेटल कार्बोनाइल जिसके पास केवल एक मेटल होता है उसको बोलते हैं होमो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। इसका एग्जाम्पल है NiCO4, FeCO5, CrCO6। इसी का दूसरा टाइप है पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल के अंदर एक से ज्यादा मेटल कार्बोनाइल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे Mn2, यहाँ पे दो मैग्नीज प्रेजेंट है, Mn2CO10, Fe2CO9, Fe3CO12, CO4CO12, Ir6CO10, ये सारे जो है पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल के अंदर आएंगे। तो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल को और भी दो भागों में बांटा गया है। इसके अंदर होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल होंगे, मतलब जो मेटल रहेगा वो उसके नंबर ऑफ मेटल तो ज़्यादा रहेंगे लेकिन वो सेम रहेंगे। जैसे पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल जिसके पास आइडेंटिकल मेटल एटम जो है वो सेम रहेंगे, उसको हम बोलेंगे होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल, जैसे कि Mn2CO10, Fe2CO9, Fe3CO12। ऐसे ही हेट्रोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल जिसके अंदर एक से ज़्यादा मेटल होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे, जैसे MnReCO10, MnTCCO10। तो ये एग्जांपल हो गए पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स के। इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन आता है न्यूट्रल मेटल कार्बोनाइल। न्यूट्रल मेटल कार्बोनाइल ऐसे मेटल कार्बोनाइल होंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इसको बोलेंगे न्यूट्रल मेटल कार्बोनाइल, जैसे NiCO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, FeCO5, CrCO6 जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसको बोल सकते हैं हम, इसका क्लासिफिकेशन हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चार्ज के आधार पर क्लासिफिकेशन, इसमें न्यूट्रल मेटल कार्बोनाइल आ जाता है पहला। दूसरा आ जाता है केटायनिक। अब स्फीयर के ऊपर केटायन अगर चार्ज होगा तब ऐसी सिचुएशन में इसको हम पॉजिटिव चार्ज वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कैटायनिक मेटल कार्बोनाइल बोलेंगे, जैसे कि MnCO6Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एनायनिक मेटल कार्बोनाइल जिसके ऊपर एनायन चार्ज होगा, जैसे कि NaVCO6, Na2FeCO4, NaCO4। तो इस पूरे टॉपिक में हमने मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में पढ़ा, पाई एक्सेप्टर्स के बारे में पढ़ा। तो इसको हम समराइज कर देते हैं कि जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के लिगेंड्स होते हैं, और ये कई तरह के सिग्मा और पाई डोनेशन को दिखाते हैं मेटल आयन के साथ। ये पाई एक्सेप्टेंस जो होता है ये चार्ज डेंसिटी और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोनाइल जो होते हैं वो स्पेशल पाई एक्सेप्टिव लिगेंड्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं मेटल के साथ, और सिग्मा डोनेशन करते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं मेटल से। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, और मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो लिगेंड के नेचर के आधार पर, नंबर ऑफ मेटल आयन के आधार पर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। कार्बोनाइल लिगेंड जो होते हैं वो कई तरह की बॉन्डिंग को डिस्प्ले करते हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी में कुछ चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि टर्मिनल और ब्रिजिंग बॉन्डिंग ये शुरू करते हैं, जो कि शुरू में हमने आपको दिखाया था। तो इस वजह से इनके बीच में जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो भी डिफरेंट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।